अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ ज़ून। आज हमारे पास है पाकिस्तान को सब्जियों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चीन ने 200 टन सब्जियां इकट्ठी करके शाहराह कराकोरम के जरिए पाकिस्तान पहुंचाई हैं। अगर आप दरियाओं और कुएं से पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं तो आप इसे पीने से कबल ज़रूर उबाल लें। बीमारियों से बचने के लिए कम से कम आप ये तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सेहत बख्श खाने को यकीनी बनाने की कोशिश करें और इसे अच्छी तरह पकाने के बाद खाएं। लो आउटपुट का ये अभी जो रीज़न जो है सिनारियो ये है कि एक तो कोविड था पहले, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम दुनिया में जो है सप्लाई चेन मुतासिर हुई थी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। आइए हालिया खबरों का जायजा लेते हैं। चाइना पाकिस्तान यूथ एक्सचेंज कम्युनिटी एक एनजीओ ने पाकिस्तान भर में सैलाब ज़दगान के लिए खैमे, खुराक, रोजमर्रा की जरूरियात और दीगर सामान खरीदने के लिए तकरीबन 2 मिलियन RMB इकट्ठे किए हैं। गैर सरकारी तंजीम ने मुल्तान में सैलाब मुतासरीन को 600 फौरी जरूरत के खैमे फराहम किए हैं। खास तौर पर सैलाब से बेघर होने वालों के लिए ग्रुप ने अगस्त में ऑनलाइन फंड रेजिंग शुरू की, जब इसे पाकिस्तानियों की जानिब से मदद के लिए पैगामात मौसूल हुए। पाकिस्तान में चीनी कारोबारी इदारे और एसोसिएशंस पाकिस्तान की सैलाब की इमदादी कोशिशों में मदद के लिए मवाद का अतिया देते रहते हैं, क्योंकि सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह किया है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 6 चीनी कंपनियों ने मुश्तरका तौर पर पांडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया है। 6 मिलियन नकद रुपए, पंजाब में 4000 सैलाब ज़दगान के लिए 80 लाख रुपए के कपड़े और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंतहाई ज़रूरी सामान भेजा। इस मौके पर लाहौर में चीनी कौंसल जनरल याओ शीरिन ने इस बात पर रोशनी डाली कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं और मजीद मदद की जा रही है। उनका यकीन और ख्वाहिश है कि सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से समेत आफतज़दा इलाकों के लोग जल्द अज जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेंगे, मामूल की पैदावार और जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे और अपने खूबसूरत घरों को दोबारा तामीर करेंगे। लाहौर और सूबा पंजाब के दीगर हिस्सों में तबाहकुन सैलाब की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान की CPI में लगातार छठे महीने तेजी आई है। अशियाए खुर्दनोश की महंगाई अगस्त में तकरीबन 30% तक बढ़ गई। पाकिस्तान को सब्जियों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चीन ने 200 टन सब्जियां इकट्ठी करके शाहराह कराकोरम के जरिए पाकिस्तान पहुंचाई हैं। पाकिस्तान की सूबा सिंध में एक आरजी पनागाह में ज्यादातर खैमे रेत के तूफान के बाद तेज हवाओं ने उड़ा दिए। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात को सितंबर के वस्त में बारिश के एक और दौर की तवक्को है, जो आरजी पनागाहों में रहने वाले लोगों के लिए एक नया खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से $160 मिलियन की इब्तदाई फंडिंग के लिए मुश्तरका तौर पर शुरू की गई फ्लैश अपील के जवाब में $150 मिलियन की रकम के वादे किए गए हैं और अब तक इस रकम में सिर्फ 38.35 मिलियन की इमदाद हासिल हो सकी है। अप्रैल से जून तक बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 4.7 मिलियन अफराद को खुराक के बहरान या बदतर सूरत हाल का सामना करना पड़ा। खुराक के बहरान पर 2022 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक ये आदादोशुमार तज्जिया शुदा आबादी के 26% की नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें 10 लाख अफराद को खुराक और ईंधन की फौरी जरूरत है। ये गरीब घरानों पर खुराक और ईंधन की बुलंद कीमतों और बलूचिस्तान और सिंध में खुश्क साली के असरात को जाहिर करता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि हालिया जबरदस्त तूफानी बारिशों ने जुनूब मशरकी सूबा सिंध की फसलों की जमीन को ज़ेर-ए-आब कर दिया है, जिसने बड़े पैमाने पर तिजारती फसलों को तबाह कर दिया और मुजमुई तौर पर $1.7 अरब का नुकसान हुआ। सिंध को चावल की मुतवक्के पैदावार का 80%, गन्ने की मुतवक्के पैदावार में 61% और कपास की कुल मुतवक्के पैदावार का 88% नुकसान होने का खदशा है। इन तीनों फसलों को $1.3 अरब के बराह रास्त नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 3 अहम सब्जियों की फसलें टमाटर, प्याज और मिर्च को मुतासरा इजला में मुजमुई तौर पर $374 मिलियन के नुकसान का सामना है। सूबे में लाइव स्टॉक को तकरीबन $13 मिलियन का बराह रास्त नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में नई कारों की फरोख्त एक साल पहले के मुकाबले में अगस्त में 50% गिरकर 9,000 यूनिट से भी कम हो गई, जो जून 2020 के बाद से कम तरीन सतह है। ये कमी इस वक्त होती है क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों ने सार्फिन की तलब को रोक दिया है।
और पाकिस्तान में दरामदी पाबंदियों ने पैदावार को मुतासिर किया है। नए माली साल में मुल्क में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त में 25% से जायद की कमी का इम्कान है। वफाकी वजीर बराए बिजली खुर्म दस्तगीर ने ऐलान किया कि हुकूमत मुस्तकबिल में महंगे दरामदी ईंधन पर चलने वाले किसी नए पावर प्रोजेक्ट का इंतखाब नहीं करेगी। अब से बिजली के तमाम नए मंसूबे मुकामी वसाइल जैसे हवा, शमसी, हाइडल, न्यूक्लियर और थर के कोयले से लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ खजाने पर बोझ को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि बिजली को मजीद सस्ती बनाने में भी मदद मिलेगी। महंगाई में इजाफे के बावजूद जिसने कोविड के बाद के दौर में पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने की लागत को बढ़ा दिया है, समुद्र पार पाकिस्तानियों ने अगस्त में $2.7 बिलियन की ज्यादा रकम भिजवाई है। सबसे ज्यादा तरसीलात खलीजी रियासतों से भेजी गईं। पाकिस्तान को माली साल 2022 में $31 बिलियन से ज्यादा की रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 6.1% ज्यादा हैं। एशिया में चावल की कीमतों में 5% इजाफा हुआ है और इस हफ्ते भारत की जानिब से सैलाब की वजह से चावल की पैदावार में कमी की वजह से चावल की बरामद पर पाबंदियों के ऐलान के बाद इसमें मजीद इजाफा मुतवक्की है। खरीदारों को अब खदशा है कि भारत के इस इकदाम से चावल की कीमतों में इजाफा हो सकता है और गंदम और मकई जैसी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारत के बरामद कुनिंदगान नए मुआहिदों पर दस्तखत करना छोड़ देते हैं। खरीदार हिंदुस्तान के हरीफों थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार से सप्लाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के नेशनल कंप्यूटर वायरस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर और नेटवर्क सिक्योरिटी कंपनी 360 ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी पर साइबर हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट्स जारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला NSA से मुंसलिक टैलरेड एक्सेस ऑपरेशंस ताओ ऑफिस के जरिए चीन के खिलाफ शुरू किए गए हजारों साइबर हमलों में से एक है। बदनीति पर मबनी हमले चीन की कौमी सलामती और शहरियों की जाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा हैं। अगस्त में यूएस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI एक साल पहले के मुकाबले में 8.3% बढ़ गया। अमरीकी सार्फिन और कारोबारी इदारों के लिए कर्ज लेने की लागतें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि फेड अफराते ज़र से लड़ने के लिए शरह में इजाफे का सहारा ले रहा है। यहाँ तक कि अगर महंगाई अरूज पर होती है तो CPI 2% के हदफ तक वापस आने में 2 साल या इससे ज्यादा वक्त लग सकता है। आने वाले महीनों में अपार्टमेंट के किराए और सेहत की देखभाल जैसी चीजों की कीमतों में इजाफा होता रहेगा। अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन मार्क वार्नर ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया कि यूक्रेनी अफवाज के जवाबी हमले में अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विसेज और बरतानिया की मदद हासिल थी। जर्मन वजीर दिफा लैम्बर्चट ने कहा कि यूक्रेन में हालिया जवाबी कार्रवाई में कुछ पेशरफ्त हुई है और तवक्को है कि लड़ाई जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगी। जर्मनी यूक्रेन को मदद फराहम करता रहेगा। चीन के शुमाल मगरबी शहर जियान में चाइना यांगलिंग ज़रई हाईटेक मेले का आगाज हुआ। इस एक्सपो में फूड सिक्योरिटी, गुर्बत में कमी और ज़रई टेक्नोलॉजी पर बैनुल-अक़वामी तबादले और तावन पर तवज्जो मरकूज की गई। इनमें से पाकिस्तान में बीज, तहफ़्फ़ुज़, लॉजिस्टिक्स और दीगर टेक्नोलॉजीज को फरोग दिया जा सकता है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी पवेलियन ने चाइना यांगलिंग एग्रीकल्चर हाईटेक मेले में डेब्यू किया है। चीन की ज़रई सिलिकॉन वैली के तौर पर यांगलिंग ने हालिया बरसों में SCO के साथ जदीद BRI तावन किया है। इसने ज़रई बैनुल-अक़वामी तावन मरकज़ की तामीर के जरिए बेल्ट एंड रोड इक़दाम की तरक्की में फ़ाल तौर पर मशगूल और फ़रोग दिया है और कामयाबियों का एक सिलसिला बनाया है। पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एदाद व शुमार बताते हैं कि मॉनसून की बारिशों से पाकिस्तान में जून की वसअत से अब तक बेतहाशा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। कोविड-19 के साथ साथ सैलाब से पैदा होने वाली बीमारियों के मुमकिना फैलाव ने मकामी महकमा सेहत की कारकर्दगी पर दबाव मज़ीद बढ़ा दिया है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ वबाई बीमारियां फैल रही हैं। आप मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो फ्लड के अभी जो हम डेली की वो देख रहे होते हैं, रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उसमें काफ़ी बड़ी बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक किस्म के जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है। बलूचिस्तान में इस मॉनसून में 30 साल की औसत से 436% ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे सूबे के बड़े रेलवे और सड़कों के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मलेरिया
और डेंगू जैसी पानी से फैलने वाली बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अब वहाँ पे जहाँ से वो पानी गुजरता है वहाँ पे वो सारी डिजीज़ स्प्रेड करके जाता है। जो आम तौर पे बीमारियाँ वहाँ से फैलती हैं वो है टाइफाइड फीवर, उसके बाद हैज़े की वबा बहुत ज़्यादा फैलती है, और बाकी उसके बाद वायरस की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। सैलाब मच्छरों की अफजाइश के लिए साजगार माहौल फराहम करता है, जो मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों जैसा कि मलेरिया और डेंगू के फैलाव का सबब है। मज़ीद ये कि अगर लोग ज़ख्मी होते हैं तो उनके ज़ख्म सैलाब से पैदा होने वाले आलूदा माहौल से मुतासिर हो सकते हैं, जैसे सैलाब में डूबे हुए मकानात और गलियाँ। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां बूढ़ों और बच्चों के लिए मुहलक हैं। बीमारी के फैलने से लोगों की सेहत और यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगियों को भी बराह रास्त ख़तरा लाहक होता है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ वबाई बीमारियां फैल रही हैं। आप मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? यानी डेंगू जो है ना वो एक शख्स से दूसरे शख्स में वैसे नहीं फैलता। अब इसका मैं पहले ये बता दूं कि ये फैलता कैसे है कि एक शख्स जिसमें डेंगू का वायरस मौजूद है, एक मखसूस किस्म का मच्छर है जो उसको काटेगा, उसका ब्लड लेगा और उसके बाद जब दूसरे शख्स में जाके उसको काटेगा तो वो वायरस की ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद उसमें डेंगू फैलेगा। सो एक जो आम तौर पे लोगों को ये होता है कि जी एक पेशेंट को डेंगू हो गया है तो इसके साथ हाथ मिलाने से शायद डेंगू हो जाए या इसको गले मिलने से डेंगू हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। कीड़े मकोड़ों से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें पहले खैमा बस्तियों के इर्द गिर्द मच्छरों की रोकथाम और कंट्रोल मजबूत करना चाहिए। खैमों के दरवाज़ों और खिड़कियों पर जालीदार पर्दे लगाएं। सैलाब ज़दगान को चाहिए कि बाहर निकलते वक्त हिफाजती लंबे, ढीले ढाले और हल्के रंगों के कपड़े पहनें और जिस्म के उन हिस्सों पर मच्छर मार दवा लगाएं जिन पर कपड़ा नहीं है। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 1,61,000 से जायद सैलाब मुतासरीन आरजी रिलीफ कैंपों में मुकीम हैं। क्या कोविड-19 गुंजान आबाद कैंपों में फैलने का खतरा बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, लोगों की एक बड़ी तादाद खैमा बस्तियों में मुकीम है जहां हवा का गुज़र और एक दूसरे से फासला रखना नामुमकिन है। यहाँ मास्क जैसी हिफाजती चीज़ों की भी कमी है। ये तमाम अवामिल पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव के एक नए दौर को मुतहर्रिक कर सकते हैं। सबसे बड़ी उसमें जो ब्रेक थ्रू था जो चाइना में कोविड में हुआ था वो था उनकी वैक्सीन। कि वैक्सीन के बाद आप उसकी जो ना वो ट्रीटमेंट में काफ़ी चेंज आ गई, मोर्टेलिटी में चेंज आ गई। दूसरा उन्होंने प्रोटेक्टिव मेजर्स, उनकी जो पब्लिक थी वो भी चाइना में भी और दूसरे भी जो बाहर के जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग थी और उस पर वो बहुत ही सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे। WHO ने निशानदेही की है कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे कि शदीद इसहाल, मलेरिया, डेंगू पाकिस्तान में वबाई शक्ल अख्तियार करने के दहाने पर हैं और कोविड-19 और पोलियो का फैलाव भी बदतर हो सकता है। सैलाब ज़दगान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि उन्हें जल्द अज जल्द पनाहगाह, साफ पानी, खुराक और तिब्बी सामान तक रसाई फराहम करे। आपके जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने खुले छत के नीचे सोना है, वहाँ पे इवन उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको नेट्स प्रोवाइड करें, मॉस्किटो नेट्स। सैलाब की तबाही के बाद वबाई अमराज के ख़तरे को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से अद्वियात और तिब्बी इमदाद की बरवक्त फराहमी बहुत अहम है। अवाम में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के बारे में बेदारी पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। अवाम को पता हो कि डेंगू स्प्रेड कैसे करता है। डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से ये चीज़ें हैं जो पब्लिक इसको फॉलो करती है। हुकूमती इक़दामात की बहुत ज़रूरत है जिसमें इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितनी भी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं लाइक डेंगू है, कोविड है, मोंकी पॉक्स है या बाकी भी जो आपकी डिजीज़ जो कम्युनिकेट हो सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसमें अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खाने और पनाहगाह तलाश करने की कोशिश करने वालों के लिए साफ पानी तक रसाई सबसे बड़ा मसला है। सैलाब से मुतासरा इलाके के इर्द गिर्द पानी के ज़राए आम तौर पर महफूज नहीं होते। नल का पानी भी आलूदा हो सकता है। तबाही के बाद पानी की फराहमी के नेटवर्क को साफ़ और सेहत आमा की सहूलियात को महफूज बनाना ज़रूरी है। पानी के महफूज इस्तेमाल के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सैलाब
دریاؤں اور ندی نالوں سے پانی نہ پیا جائے۔ حکومت عوام کو صاف اور قابل بھروسہ پانی کے ذرائع کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی بوتلیں فراہم کرے۔ جو ہم نے جو جیلوں میں بھی ہم لوگوں نے جو استعمال کیا، جو ہم نے کیا تھا، اس میں پیوریفائنگ ٹیبلٹس تھیں، واٹر پیوریفائنگ ٹیبلٹس تھیں، جن کو استعمال کر کے کہ آپ ایک ٹیبلٹ آپ اس میں اگر 1 لیٹر پانی میں استعمال کرتے ہیں یا 10 لیٹر میں ڈیفرنٹ ٹیبلٹس آتی ہیں، وہ پانی جو ہے وہ جراثیم سے صاف ہو جاتا ہے۔ کوئی محدود پانی اور خوراک کے ساتھ ہم اپنے وسائل کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دریاؤں اور کنویں سے پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو آپ اسے پینے سے قبل ضرور ابال لیں۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے کم از کم آپ یہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت بخش کھانے کو یقینی بنانے کی کوشش کریں اور اسے اچھی طرح پکانے کے بعد کھائیں۔ سبزیوں، پھلوں یا کھانے کے برتنوں کو سیلاب کے پانی سے نہ دھوئیں۔ سیلاب اور وبائی امراض کے خطرے سے دوچار پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ نامکمل اعداد و شمار کے مطابق اس تباہی کے بعد پاکستان میں صحت کی تقریباً 888 سہولیات کو نقصان پہنچا، جن میں سے 180 مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ لاکھوں لوگوں کو طبی وسائل تک رسائی نہیں ہے۔ پاکستان شدید دباؤ میں ہے۔ سیلاب کے بعد کئی بین الاقوامی اداروں نے ملک کو ادویات، خوراک اور پانی کی امداد دی ہے۔ طبی رضاکار بھی متحرک ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کو ویسے فلڈ سے بیچارہ بچ گیا لیکن اس میں پانی کی کمی کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سیم از ود انٹیرک فیور، ٹائیفائڈ کے ساتھ کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، وہ کافی ڈینجرس ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر کمیونٹی کو بہت ہی ایک وائٹل رول پلے کرنا چاہیے اس میں، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فلڈ ریلیف کیمپ لگائے جائیں جس میں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ضروری ہے۔ حکومت پاکستان WHO کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ NHRC نے بتایا کہ رواں ماہ سے بلوچستان، KPK اور سندھ صوبوں میں 1200 سے زائد ریلیف کیمپ لگائے جائیں گے۔ سیلاب متاثرین کو ڈائریا اور دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ دور دراز علاقوں کے لیے بھی مقامی حالات کے مطابق ڈیزاسٹر ریلیف پلان شروع کیا جائے گا۔ ناقص ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے امدادی سامان اور ادویات کو دور دراز علاقوں میں بھیجنا مشکل ہوگا۔ پھر بھی ہمیں مثبت جذبے کے ساتھ اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ متعدی یعنی ایک سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماریاں عالمی مسئلہ ہے اور ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بحیثیت ڈاکٹر، ہمیں امید ہے کہ ہماری کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک چینل موجود ہے۔ جی، اس میں جو چونکہ وہاں پہ آپ نے فار فلنگ ایریاز میں جہاں پہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ نے کھانا بھیجنا ہوتا ہے، تو وہاں سے کوشش کریں کہ جو ڈرائی فارم میں کھانا ہے، جیسے جو آپ کے جو یہ بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں یہ ہو گئے، ڈرائی فروٹس آپ کے ہو گئے، یہ چیزیں استعمال کروائیں۔ دوسرے فروٹ ہوں گے جو صاف ہوں، جو چند دن کے لیے رہ بھی سکتے ہوں اور جس میں کنٹیمنیشن یا اس میں جو جراثیم کے چانسز کم سے کم ہوں، وہ کوشش کریں کہ وہ وہاں پہ پرووائڈ کی جائے۔ اگر آپ نے ان کو پانی کی بوتلیں میں دینی ہیں تو کوشش کریں کہ سیلڈ جو ہے نا، وہ جو سیلڈ واٹر ہے، آپ کے منرل واٹر کی بوٹلز ہیں وہ دیں، یا پھر ان کو اگر آپ نے دوسرے کو ڈرنکس دینے ہیں، جوسز دینے ہیں، جو سیلڈ جوسز ہیں وہ دیں، کہ جو انہوں نے استعمال کرنا وہ استعمال کر لیں، اور جس کو استعمال نہیں کرنا اس کو سیو کر لیں نیکسٹ ٹائم یوز کے لیے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان یعنی TDAP کے مطابق 2022 کی پہلی شش ماہی میں پاکستان کی چین کو برآمدات بشمول خوردنی تیل میں 11% اضافہ ہوا ہے۔ 2020 سے 2024 تک پاکستان کی خوردنی تیل کی مارکیٹ کے بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان دنیا میں خوردنی تیل کے چند خالص درآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں خوردنی تیل کا تقریباً 65% ہر سال درآمد کیا جاتا ہے اور درآمدی قیمت $2 بلین سے تجاوز کر جاتی ہے، جس سے یہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے بعد دوسری سب سے بڑی درآمدی اجناس بن جاتی ہے۔ اور یہ ہماری ریفائنری جو ہے 24 آورس میں 24 گھنٹے میں 500 میٹرک ٹن آئل ریفائن کرتی ہے، اور یہ ہمارا جرمنی سے امپورٹ کیا ہوا پلانٹ ہے، یہ ہمارا فل آٹومیٹک پلانٹ ہے۔ 24 آورس میں اس کی پروڈکشن ہے 500 میٹرک ٹن، 24 آورس کی پروڈکشن ہے جو ہم لوگ ریفائن کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ کروڈ وغیرہ جو ہے ملیشیا سے، امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں، پھر ہم اپنے پاس ریفائن کر کے۔ پاکستان میں ایڈیبل آئل کی انڈسٹری شروع ہی سے 1950 سے آپریشنز پر ہے، کیونکہ آپ مین پروڈکشن پہلے جو آئل کی تھی وہ کاٹن سیڈ آئل تھا، پھر اس کے بعد سرسوں، جس کو ہم ریپ سیڈ بھی بولتے ہیں، وہ بھی پروسیسنگ ہوئی۔ پھر ورلڈ جیسا اس طرح سائنس میں ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی
तो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज होती रही। फिर 1985 और 90s के दरमियान साउथ ईस्ट एशिया में पाम ऑयल बड़ा प्रमोट हुआ, वहाँ से उसकी क्रॉप में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में पाम ऑयल का इजाफा हुआ। तो एडिबल ऑयल में पाम ऑयल के साथ साथ फिर सोयाबीन भी चलता रहा, रैपसीड भी आया, सनफ्लावर भी आया। तो इस किस्म की जो भी हमारे पास इस इंडस्ट्री में खतीजा एडिबल ऑयल रिफाइनरी में हम रैपसीड ऑयल को भी प्रोसेसिंग करते हैं, सनफ्लावर को भी प्रोसेसिंग करते हैं, कॉटन सीड को भी प्रोसेसिंग करते हैं और पाम ऑयल को भी प्रोसेसिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट भी यूरोप से भी इंपोर्ट किए गए, मलेशिया से भी इंपोर्ट किए गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स ऑफ पार्ट जो है वो हमारे ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट किए गए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमें कोई पाइपलाइन लेनी है तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमें कोई स्टोरेज टैंक बनाना है, सीड को स्टोर करने के लिए साइलोज बनाना है, तो वो हमारे लिए चाइना ही फिजिबल होता है कि उससे हम इसको इंपोर्ट करें। तो तकरीबन रेट से अभी से माइल्ड स्टील का मटेरियल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम्स हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट के एक्सपेलर्स हो, इसकी ज़्यादातर मशीनरी हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट की है। सर्वे से पता चलता है कि पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की कम पैदावार बहुत सी वजूहात की वजह से है, जैसे कि तहकीकी इदारों की नाकस हम आहंगी, पसमानदा पौधे लगाने की टेक्नोलॉजी, काश्तकारी की मशीनरी और तेल दबाने वाले आलात की कमी, तेल की फसल के बेहतरीन बीज और खाम माल की कमी वगैरह। का रीज़न मैं ये बोलूँगा, पाकिस्तान में कॉटन सीड बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाकिस्तान में फसल इसकी होती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से इसका एडिबल ऑयल कॉटन सीड एक बाई प्रोडक्ट है। मेन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक अच्छी पॉलिसी ना होने की वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। बहुत सारे सरमायादार थे वो बांग्लादेश शिफ्ट हुए, जिससे हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बहुत कम हुई। जब वो कम हुई तो लोग ने कॉटन सीड की फसल को किसानों ने प्रमोट करना बंद कर दिया। उनको वीट में, शुगर कैन में, राइस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो कॉटन की फसल कम हो गई। जब कॉटन की फसल कम हो गई तो पाकिस्तान का मेन एडिबल ऑयल प्रोडक्ट कॉटन सीड ऑयल था जो कम हो गया, प्लानिंग ना होने की वजह से। इसके अलावा पाकिस्तान में सनफ्लावर की बहुत अच्छी मौसम है, हो सकता है कुछ इलाकों में, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मुसलसल रिसर्च एंड वर्क जो और फसलों में हुआ वो हमारे एडिबल ऑयल में नहीं हो सका पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। हालिया बरसों में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तरक्की के साथ पाकिस्तान की मईशत ने तेजी से तरक्की की है और फीकस खपत में नुमायां बेहतरी आई है। इस्तेमाल की आदात में तब्दीली के बायस पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की फीकस खपत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। 2019 में पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की फीकस सालाना खपत तकरीबन 17.2 किलोग्राम थी, जो कि 2018 के मुकाबले में तकरीबन 0.5 किलोग्राम बढ़ी है। खुर्दनी तेल की फीकस खपत में इजाफे के साथ पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की कमी बतदरीज बद से बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से खुर्दनी तेल की दरामदात में साल ब साल इजाफा हुआ। जनरल जो है ये जो साउथ एशिया जो इसमें हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, हम लोग ज़्यादातर इसमें जो है गंदम ज़्यादा खाते हैं। गंदम से हमारे रोटी वगैरह, और आम जैसा आप जानते हैं कि हमारे ज़्यादा लोग पराठे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसकी वजह से जो है घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हम लोग जो भी खाना बनाते हैं उसमें तेल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये जो हमारा रीजन है 3 कंट्री का, इसमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो इंक्रीज़ आ रही है। और दूसरा है कि हमारी पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज़ कर रही है, तकरीबन 3% 4% के हिसाब से। जब ज़ाहिर बात है जब परसेंटेज बढ़ेगी ह्यूमन बीइंग की तो फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो तकरीबन अभी जो पर जो कैपिटा है वो तकरीबन 10 से 11 केजी है इंसान का पर मंथ जो खाने का उसका, कि वो एक महीने में एक इंसान जो तकरीबन 10 से 11 केजी खा जाता है। ये तो अगर इसको आप साल में लेके जाएंगे तो तकरीबन 100 केजी के बराबर बढ़ जाता है। लो आउटपुट का ये अभी जो रीज़न जो है सिनारी वो यही कि एक तो कोविड था पहले, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम दुनिया में जो सप्लाई चेन मुतासिर हुई थी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और क्योंकि सारी जो पोर्ट्स भी बंद थी, सप्लाई हो नहीं रही थी, इसकी वजह से हुआ। फिर वो कुछ बेहतर हुआ तो अभी जो करंट है जो वार चल रही है यूक्रेन की और रूस की, उसकी वजह से मसला, क्योंकि जो मेन सप्लाई लाइन है वो यही है जहाँ से ये माल आता है।
तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। मुल्क की तलब बढ़ गई है, लेकिन रसद में कमी का सामना है। पाकिस्तान तेल के बीजों की फसलों की खुद पैदावार बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। तो सोयाबीन के हवाले से जहाँ तक बात है, ये तकरीबन कोई 4-5 साल पहले की बात है कि इस पे काम शुरू हो गया। वजह इसकी ये थी कि इस मुल्क में कोई 30 से 40 लाख टन सोयाबीन बाहर से आता है और इस पे तकरीबन जो है ना पाकिस्तानी करेंसी में 400 अरब रुपए तक खर्चा आता है। 1.5 से 2 बिलियन बनता है, तो इतना ही बनता है। तो हमने पहले कुछ वेराइटीज़ डेवलप की थी, तो हमने उनके सीड मल्टीप्लिकेशन पे काम शुरू किया। तो ये सालाना तकरीबन कोई 200, 300, 350, 400 एकड़ तक हम जाते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन पे, और 200 टन, 250 टन, 300 टन सालाना हम इसकी सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो सीड की हम क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, और फिर जब सीज़न आ जाता है, यही सीज़न है इसका, मेन सीज़न यही है। स्प्रिंग में भी काश्त होती है, लेकिन मेन सीज़न यही है। जून, जुलाई, अगस्त में लोग काश्त करते हैं, यही ज़्यादा पैदावार वाला सीज़न है। तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली जो नार्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, सेंट्रल पंजाब से लेकर ऊपर KP के कश्मीर, गिलगित, फटोहार और बाकी कुछ एरियाज़ है बलूचिस्तान में, वहाँ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने 200 टन प्रोड्यूस किया था। इस दफ़ा हम तकरीबन कोई 360 एकड़ पे इसको लगा रहे हैं, और एक्सपेक्टेडली अगर सब चीज़ें ठीक रही तो कोई 300 टन तक जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सीड आ जाएगा। तो अभी ये ऑपरेशन जैसे आप देख रहे हैं, ये मशीनें लगी हुई हैं। ये तकरीबन आधी जो है ना हमारी जो प्लांटेशन है ये कंप्लीट हो गई और आधी रहती है। लेकिन आजकल का मौसम ये है कि एक दिन बारिश होती है, अगले दिन जो है ना यानी सनी होता है, तो वो ज़मीन को वतर कंडीशन में कैच करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम डे एंड नाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यू क्रॉप है, इसको न्यूली जो है ना यानी राइट फ्रॉम द स्क्रैच इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो इसमें मेहनत बहुत है। आदादोशुमार से पता चलता है कि मई 2022 में पाकिस्तान की तेल के बीजों, गिरीदार मेवे और दाना की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी बरामदी मालियत 1.08 बिलियन रुपए है। इसके साथ साथ पाकिस्तान खुर्दनी तेल की पैदावार को मजीद वसअत देने के लिए बैन अल-अक़वामी तावन के लिए सरगर्म अमल है। देखिए, पहले एक प्रोजेक्ट चला था पाक चाइना हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, वो कोई 1 साल आधा हो गया, वो ख़त्म हो गया। अभी राइट नाउ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हमने सबमिट भी किए हैं और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इन फ्यूचर, क्योंकि चाइना का बड़ा रोल हो सकता है। वो सोयाबीन को ग्रो करते हैं बड़े लेवल पे, और वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ये है कि अगर हमारी कोलेबोरेशन हो, स्पेशली जो है ना यानी जर्म प्लाज्म एक्सचेंज में, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना यानी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, और अक्रॉस द बॉर्डर जो है ना यानी रिसर्चर और एक्सपर्ट्स की मूवमेंट हो, तो हम उनसे सीख सकते हैं। हमने भी अच्छा खासा यानी 5-10 साल हो गए कि इस पे काम हो रहा है, हम भी जो है ना यानी हमारे पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये है कि हम दोनों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चाइना चूँकि हमसे पहले उन्होंने काम किए, वहाँ भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, कंजम्पशन है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो उनके साथ अगर हमारी कोलेबोरेशन हो जाती है, स्पेशली एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लाज्म, उससे हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।